फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संविधान में दिए गए छठे मौलिक अधिकार जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने बाकी के पांचों मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है। उनको आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। छठा मौलिक अधिकार हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। यानी कि संवैधानिक उपचार के जो अधिकार हैं उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। नागरिकों के अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक उपचारों का अधिकार करती है। यानी कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये नागरिकों के अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। और वो रिटें कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर के अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। यानी कि ये अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। ये अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, क्योंकि इन दोनों न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। और वे रिटें कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 32 की 2 में इन रिटों की चर्चा की गई है। कुल रिटें 5 हैं। कितनी हैं? 5 हैं। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। और दूसरी रिट है परमादेश यानी कि मैंडमस। और तीसरी कौन सी है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। चौथी उत्प्रेषण, सर्शिवोरी। पांचवी कौन सी है? अधिकार परीक्षा यानी कि क्वा वारंटो। तो ये थी 5 रिटें जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इन 5 रिटों को पढ़ लेते हैं। तो पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। इस रिट के अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे और उसकी कैद करने की वजह बताए, और न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। तो जैसा कि इस रिट का नाम ही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इस रिट के अंतर्गत न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। अब दूसरी रिट कौन सी है? परमादेश यानी कि मैंडमस। इस रिट द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। यानी कि परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तीसरी रिट है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। यह रिट किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। इसके माध्यम से न्यायालय न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है किसका? प्रतिषेध का, रोकना होता है। तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। क्या होता है? रोकना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत निचली अदालत के इस आदेश को रोकने के लिए
प्रतिषेध का प्रयोग करती है। किसका? प्रतिषेध का। और चौथी रिट है उत्प्रेषण यानी कि सर्वोच्च। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में बस एक ही अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है। इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। यानी कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ओके। अब पांचवी रिट है अधिकारपेक्षा को वारंटो। यह इस कड़ी में अंतिम रिट है, जिसका अर्थ आप क्या प्राधिकार है होता है। यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसे धारण करने की वह योग्यता नहीं रखता हो, तब न्यायालय को वारंटो के द्वारा उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अब हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी कि साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं इन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। और ये रिटें अंग्रेजी कानून से लिए गए थे, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी इन्हें न्याय का झरना कहा जाता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब हम अनुच्छेद 33 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 33 यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधित कर सके। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है। यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि ये जो फोर्सेस हैं इनसे समुचित कार्य कराने के लिए एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखने के लिए उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को है। संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि इन फोर्सेस के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए यदि संसद कोई कानून बनाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सैन्य बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति का अभिप्राय है इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करते हैं। अब अगला अनुच्छेद है 34। अनुच्छेद 34 यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून से लिया गया है। कहां से? ब्रिटिश कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में नहीं की गई, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियां जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगा या कानून का उल्लंघन आदि स्थितियों में लागू किया जाता है। जब किसी स्थान पर अत्यंत विकट स्थिति बन जाती है और उस स्थान पर मार्शल लॉ लागू हो जाता है, तब सेना का अनुशासन लागू हो जाता है एवं आम नागरिकों के मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाने के कारण उन्हें क्षति होगी, उसकी भरपाई संसद विधि बनाकर करेगी। यानी कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है, यानी कि जब सैन्य शासन लागू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जिस केंद्र या राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू थी, तब आम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की समाप्ति पर भारत की संसद विधि बनाकर क्षतिपूर्ति की भरपाई करेगी। किसकी करेगी? ऐसे नागरिक जिसने संघ या राज्य की सेवाओं में सेना विधि के दौरान मदद की हो, अर्थात व्यवस्था कार्य किया गया हो।
और दूसरा पॉइंट है, या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने निस्वार्थ भाव से संघ या राज्य की सेवा की हो और सेना विधि के द्वारा उसे दंडित किया गया हो और उसके मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए संसद विधि बना करके क्षतिपूर्ति की भरपाई करेगी। अगला अनुच्छेद है 35। अनुच्छेद 35 यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। संसद के पास निम्नलिखित मामले में कानून बनाने का अधिकार है। किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाना, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। तो इन मामलों में सिर्फ संसद कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल इन मामलों में कानून नहीं बना सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30 ये अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि शेष सभी मौलिक अधिकार भारत में रह रहे चाहे वो नागरिक हो या नहीं सभी को प्राप्त हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक पढ़ा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।